तो बेटा अब अपन पढ़ने जा रहे हैं टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। अब ये सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट क्या होती है पहले तो ये समझना पड़ेगा, ये कैसे वर्क करती है। देखिए बेटा, तो मैंने यहाँ पर क्या करा कि आपको एक डायग्राम में सिंपल डायग्राम फॉर्म के थ्रू इसको समझाने की कोशिश की है। तो इस कहानी को ध्यान से समझिएगा बेटा कि ये किस तरीके से वर्क करता है। जैसे ये एक बैंक है, बैंक क्या करता है, पब्लिक को लोन देता है। बैंक लोन देता जा रहा है, देता जा रहा है, देता जा रहा है। अब एक टाइम पर क्या होता है कि बैंक के फंड जो है वो खत्म हो जाते हैं, आउट ऑफ कैश हो गया, आउट ऑफ फंड हो गया। अब बैंक के पास में क्या होता है कि ये लोगों को लोन देने के बदले में ये लोग क्या देते हैं, वैसे सिक्योरिटीज देते हैं। अब होता क्या है कि बैंक को और भी लोन बांटने, बैंक ऐसे कस्टमर आए मना कर दे, बोले पैसा ही नहीं हमारे पास, तो इज्जत ही खराब हो जाएगी पूरी बैंक की। बोले कैसा बैंक है, पैसे ही नहीं इसके पास। तो अब क्या करे, तो बैंक सोचता है यार पैसे तो जुटाने हैं, और ये अपने पास में इतने सारे लोन दे रखे हैं, ये तो इनका पैसा किसी का 10 साल में, किसी का 15 का, किसी का 20 साल में आएगा। अब क्या करें। तो बैंक क्या करता है बेटा, एक एसपीवी बनाता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल, किसी स्पेसिफिक काम के लिए बनाई जाती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो एक एसपीवी बनाता है, उस एसपीवी के थ्रू वो सारे के सारे लोन एक ट्रस्ट को ट्रांसफर कर देता है जिसका नाम होता है सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। सारे के सारे लोन बैंक्स के कौन ले लेता है, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट ले लेता है, और ये लोन्स को रिकवर करता रहता है, देखता रहता है अपने हिसाब से। और बदले में सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट क्या दे देता है, फंड्स दे देता है, बैंक को पैसे दे देता है कि ये पकड़ो पैसे। बात यह है कि सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के पास में पैसे कहां से आएंगे। तो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट बताती है कि हम ऐसा ऐसा काम करने वाले, बैंक के लोन्स लेने वाले, उन्हीं को हम सारी रिकवरी वगैरह सारा कुछ हम ही देखेंगे। और ये बैंक को जो पैसा देते हैं कुछ काट के देते हैं, अपना रिटर्न वगैरह काट करके देते हैं, और ये करोड़ों के लोन होते हैं, ठीक है। करोड़ों भी क्या, अरबों के लोन होते हैं ये, इतने सारे। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के पास पैसा कहाँ से आता है, ये मार्केट में इसके इन्वेस्टर होते हैं। इन्वेस्टर बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज और दूसरे बैंक्स भी होते हैं, जो क्या करते हैं, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और फिर इस पैसे को सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट बैंक को दे देता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो काम है, ये करती सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। और हमें इसका असेसमेंट पढ़ना है, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट का, और इनकी इनकम पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये पढ़ना है। जैसे अपन ने इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्टमेंट फंड और यूनिट होल्डर के लिए पढ़ा था, वैसे ही यहाँ सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट एंड इन्वेस्टर्स के लिए पढ़ने वाले हैं। बैंक ने लोन बांटे, बैंक के पास में पैसा कम पड़ा, बैंक ने एसपीवी बना दी कि भाई पैसा जुटा के लाओ। एसपीवी ने क्या करा, सारे के सारे लोन सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को दे दिए, बदले में उससे पैसे ले लिए। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट पैसा कहां से लाती है, कुछ इन्वेस्टर होते हैं जो कि उसको पैसा देते हैं, और फिर वो पैसा जाकर के एसपीवी को देती है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। ये इस तरीके से वर्क करती है सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, और हम इसी का असेसमेंट पढ़ते हैं। और बहुत सिंपल है, एक दो लाइन पढ़नी है आपको, बाकी सारी सेम है पिछले वाले से। तो देखिए बेटा, इसकी इनकम से रिलेटेड क्या बातें यहां पर बोली गई। पहली बात तो यहां पर एसपीवी को डिफाइन किया गया है। अगर आप सरफियासी एक्ट पढ़ेंगे, सरफियासी एक्ट आपके लॉ के अंदर, वहां पर आपको यहाँ पर डिटेल में आएगा सिक्योरिटाइजेशन वगैरह, ये प्रोसेस जो है वहां पर डिटेल में आएगी। अगर आपने पढ़ लिया है तो आ गया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ेंगे। सरफियासी एक्ट बोलते हैं उसको। तो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट की डेफिनेशन यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको एक्चुअल प्रोसेस समझा दी। अब ये तो टेक्निकल ही है कि इस चीज को हम सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट माने, तो ये हमारे लिए एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई इसकी डेफिनेशन को हम जाकर पढ़े। प्रैक्टिकली समझना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट कौन होती है भाई, जिसको लाइसेंस सेबी ने दे दिया हो, आरबीआई ने बोल दिया हो, या सरफियासी एक्ट के अकॉर्डिंग हो। तो इस पर ज्यादा कोई दम नहीं है इस बात में, तो इस पर अपन ज्यादा टाइम स्पेंड भी नहीं करने वाले। यहां आ जाते हैं बेटा, यहां से आती है टैक्स ट्रीटमेंट की बात। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट की इनकम्स की बात आती है सबसे पहले। तो क्या बोला गया, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट जो भी इनकम कमाएगी सिक्योरिटाइजेशन की एक्टिविटी से, वो सारी इनकम इसके हैंड्स में क्या है, एग्जम्प्ट है। तो इसके हैंड्स में एग्जम्प्ट है, तो फिर उसके इन्वेस्टर के हैंड्स में क्या होनी चाहिए, टैक्सेबल। तो बिल्कुल, ऑल इनकम्स रिसीव्ड बाय इन्वेस्टर फ्रॉम सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ। इतना ही है ये चैप्टर, बाकी सारी बातें मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, सेम एज इन्वेस्टमेंट फंड, सेम एज इन्वेस्टमेंट फंड। इन्वेस्टमेंट फंड की सारी इनकम्स एग्जम्प्ट हुआ करती थी एक्सेप्ट पीजीबीपी।
और यूनिट होल्डर सारी इनकम टैक्सेबल हुआ करती थी एक्सेप्ट पीजीबीपी। इधर क्या है, इधर सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट की सारी इनकम एग्जम्प्ट है, तो फिर मेंबर्स के लिए इधर क्या है, सारी की सारी टैक्सेबल है। अगला पॉइंट सेम एज मैंने क्या लिख रखा है, इन्वेस्टमेंट फंड। कौन सा वाला पॉइंट है, तो देखिए क्या बोला गया, यहां पर बोला गया है कि सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के हैंड्स में जो इनकम का नेचर और प्रोपोर्शन था ना, वही सेम उसके इन्वेस्टर के हैंड में रहेगा, नेचर और प्रोपोर्शन। इट मींस नेचर एंड प्रोपोर्शन विल रिमेन सेम, नेचर एंड प्रोपोर्शन विल रिमेन सेम, नेचर प्रोपोर्शन वगैरह जो है वो सेम रहेगा। The income paid or credited by the securitization trust shall be deemed to be the same nature and same proportion in the hands of investor as it had been received by or had accrued or arised the securitization trust during the previous year। तो मान लीजिए बेटा, एक बार वापस से मैं आपको बता देता हूं, ये सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट ने कोई कैपिटल गेन की इनकम कमाई और अदर सोर्स की इनकम कमाई, 5 करोड़ की ये कमाई, 5 करोड़ की ये कमाई। अपने किसी एक मेंबर के हिस्से में, इन्वेस्टर के हिस्से में 1 करोड़ रुपए आए, तो वो इन्वेस्टर पूछ रहा है कि इस इनकम का नेचर क्या है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्स है, पीजीबीपी क्या है, तो इसके एंड्स में वही सेम नेचर प्रोपोर्शन उस इनकम का रहेगा। मतलब जैसे आधा आधा यहाँ कैपिटल गेन और अदर सोर्स था ना, तो इसका आधा कैपिटल गेन और 1 करोड़ का आधा अदर सोर्सेज, सेम नेचर सेम प्रोपोर्शन इन्वेस्टर के हैंड्स में रहने वाला। ये इन्वेस्टमेंट फंड में भी सेम पॉइंट आया, आगे के पॉइंट्स भी बिल्कुल बेटा सेम है। डीम्ड क्रेडिट, मैंने बताया था कि तुम मेरे ना होकर के भी मेरे हो, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था, वही वाली बात यहां पर है। अगर कोई पैसा, जैसे अपन ने पिछले क्लास में एग्जांपल लिया था, 100 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट फंड ने कमाए और 80 करोड़ रुपीज ही मेंबर को, यूनिट होल्डर को दिए, लेकिन ईयर के एंड पर क्या मानेंगे, वो 20 भी यूनिट होल्डर को दे दी और यूनिट होल्डर को टैक्स देना पड़ेगा पूरे पर। लेकिन अब फिर अगले साल अगर मान लो जब आप एक्चुअल में वो पैसा दोगे 20 करोड़, तब नहीं देना होगा। यहां पर भी उस बात को समझिए। किसी सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट ने बेटा 100 करोड़ रुपए कमाए, इन्वेस्टर के बीच में 80 करोड़ ही बांटे, तो लॉजिकली इन्वेस्टर को टैक्स कितने पर देना चाहिए, 80 करोड़ पर। लेकिन ये प्रोविजन क्या बोलता है कि अगर ईयर एंड तक सारे पैसे नहीं बांटे गए, तो ये जो बाकी के 20 करोड़ है ना, दिस विल अज्यूम एट डीम्ड टू बी क्रेडिटेड टू द मेंबर। हम ये मान लेंगे कि वो पैसा भी आपने मेंबर को दे दिया है, मतलब इन्वेस्टर को दे दिया है। इन्वेस्टर फिर क्या बोलेगा, 20 करोड़ रुपए को क्या बोलेगा, तुम मेरे ना होकर के भी मेरे हो, मतलब तुम मुझे अभी तक नहीं मिले हो, फिर भी तुम्हारे ऊपर टैक्स मुझे ही देना है। यही बात यहां पर बोली गई है। लेकिन अब मान लो अक्रूवल बेसिस पर टैक्सेबल कर दिया, नेक्स्ट ईयर जब एक्चुअल में 20 करोड़ मिलेंगे, तो क्या फिर से टैक्स देना होगा, यस और नो? नेक्स्ट ईयर जब एक्चुअल में 20 करोड़ रुपए मिलेंगे, तब क्या फिर से टैक्स देना होगा? आंसर इज नो। सर डबल टैक्सेशन पॉसिबल नहीं है, यहां पर देखो वही बात बोली गई है। आइए एक बार इसको पढ़ लेते हैं पहले। द इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग टू और रिसीव्ड बाय द सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट ड्यूरिंग ए प्रीवियस ईयर, इफ नॉट पेड और क्रेडिटेड टू द इन्वेस्टर। कोई इनकम अक्रू हुई थी, अराइज हुई थी, और प्रीवियस ईयर में आपने वैसे तो दे देते हो इन्वेस्टर को, लेकिन कोई इनकम नहीं दी है इन्वेस्टर को, shall be deemed to have been credited to the account of the investor on the last day of the previous year in same proportion in which such investor would have been entitled to receive the income it had been paid in the previous year। सेम इन्वेस्टमेंट फंड वाला पॉइंट है कि भाई अगर आपने ईयर एंड तक कुछ पैसा इन्वेस्टर को नहीं बांटा है, हम तो फिर भी मान लेंगे बांट दिया है, और इन्वेस्टर को उस पैसे पर टैक्स देना पड़ेगा। ये एक बार छोड़ते हैं स्टेटमेंट वाली बात, डबल टैक्सेशन वाली बात आ गई कि नेक्स्ट ईयर जब एक्चुअल में बांट दोगे तब टैक्स जो है वो नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी अक्रूवल बेसिस पर टैक्स दे चुके हो। अब होता क्या बेटा, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट की तो इनकम से एग्जम्प्ट होती है, तो उसके लिए तो टैक्स रेट दी नहीं। लेकिन जब सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट वो पैसा यूनिट होल्डर में बांटेगी, तो यूनिट होल्डर का इन्वेस्टर में बांटेगी, तो तब तो टैक्स लगेगा ना। तो जब सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट पैसा बांटती है इन्वेस्टर्स को, तो उस टाइम उसे काटना है टीडीएस
194 LBC के अंदर किस रेट से काटना है? अगर यूनिट होल्डर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 25%, और कोई दूसरा रेसिडेंट है, फर्म वगैरह है, पार्टनरशिप फर्म हो गया, तो 30%। नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी है तो 40%, और फॉरेन कंपनी के अलावा जैसे कोई इंडिविजुअल है, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल, नॉन रेजिडेंट फर्म है, तो फिर उनका 30%। 25, 30, 40, 30। लेकिन ये कोविड टाइम पीरियड में 25% से रेट्स को, टीडीएस की रेट्स को इस टाइम पीरियड के बीच में 14 मई से लेकर 31 मार्च तक कम किया गया था। तो ये दोनों के अंदर 25-25% की कमी है अगर इस टाइम पीरियड के बीच में अगर ऐसा होता है तो। तो बात क्या बोली गई कि जब सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट अपने इन्वेस्टर को पैसा बांटेगी तो पैसा बांटते टाइम उसे क्या काटना है? टीडीएस काटना है। किस रेट से काटना है? इंडिविजुअल एचयूएफ का 25% से, बाकी फर्म एओपी बीवाई है तो 30% से काटना है सबका, बाकी सब। नॉन रेजिडेंट की बात करें, फॉरेन कंपनी है तो 40%, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ वगैरह है तो 30%। आगे का पॉइंट भी सेम आया था कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरे तो लोअर रेट से टैक्स डिडक्ट होना चाहिए या होना ही नहीं चाहिए, तो फॉर्म नंबर 13 में जाकर के असेसिंग ऑफिसर से सर्टिफाई करा लो, तो आपका कम कटेगा या फिर टैक्स कटेगा ही नहीं। सिंपल सी बात यहां पर याद। अब होता गया बेटा, एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि हमने बोला कि जो नेचर और प्रोपोर्शन इनकम का सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के हैंड्स में था, या फिर ये सेम पॉइंट अपने इन्वेस्टमेंट फंड पे भी एप्लीकेबल होता है, इन्वेस्टमेंट फंड के हैंड्स में था, वही सेम नेचर प्रोपोर्शन इनकम का किस में रहने वाला है? किसके हैंड्स में? आपके इन्वेस्टर या यूनिट होल्डर्स के हैंड्स में। यूनिट होल्डर और इन्वेस्टर परेशान है कि हमें कैसे पता चलेगा यार इस इनकम का नेचर और प्रोपोर्शन क्या है। तो मैंने लास्ट क्लास में भी वैसे बताया था कि ट्रस्ट या इन्वेस्टमेंट फंड एक स्टेटमेंट देते हैं और उनको बताते हैं कि आपको जो हमने इनकम्स बांटी है उनका नेचर ये है और प्रोपोर्शन ये है। इसका स्टेटमेंट कब तक देना होगा बेटा? 30 जून तक दे देना होगा। तो एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसके बाद 30 जून तक, और आपको 30 नवंबर तक यही चीज इनकम टैक्स वालों को भी देनी है। 30 जून तक अपने इन्वेस्टर और यूनिट होल्डर्स को देनी है, और 30 नवंबर तक आपको किसको देनी है? इनकम टैक्स वाले को देनी है। ठीक है, और फॉर्म होगा इसका 64E। इनकम टैक्स वालों को जब दोगे तो फॉर्म नंबर 64E जाता है। ये बात थी सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में। एक बार वापस से देख लेते हैं बेटा सारी बातों। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट क्या करती है? सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट लोन लेती है, लोन खरीदती है एक तरीके से, और बदले में एसपीवी को पैसा दे देती है। और सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को पैसा कौन देगा? इन्वेस्टर देते हैं। यहां पर बोला गया सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट की सारी इनकम्स एग्जम्प्ट है, और इन्वेस्टर को मिलने वाली की सारी इनकम टैक्सेबल है। जो इनकम का नेचर प्रोपोर्शन सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के हैंड्स में होगा, वही सेम नेचर प्रोपोर्शन जो है इन्वेस्टर के हैंड्स में होगा। अगर ईयर एंड तक कोई पैसा, कोई इनकम नहीं बांटी गई है इन्वेस्टर को, फिर भी हम तो मान लेंगे बांट दिया, और उसके ऊपर जो है इन्वेस्टर को टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन फिर अगले साल अगर एक्चुअल में बांटी जाएगी तब जाकर के उसको नहीं देना होगा, डबल टैक्सेशन नहीं लगेगा। टीडीएस की बात हमने करी ली। और ये नेचर प्रोपोर्शन कैसे पता चलेगा? तो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को और इन्वेस्टमेंट फंड को भी, कॉमन पॉइंट है ये दोनों के लिए, क्या देना पड़ेगा? एक इन्वेस्टमेंट फंड को और सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को एक स्टेटमेंट देना होगा अपने यूनिट होल्डर्स को और इन्वेस्टर को 30 जून तक, और यही सेम स्टेटमेंट 30 नवंबर तक इनकम टैक्स वालों के पास पहुंचा देना है फॉर्म नंबर 64E के अंदर। बताइए बेटा ये सारी बातें क्लियर है कि नहीं? यस और नो? इतना सही था, छोटा सा चैप्टर है। सर यस। सर इन्वेस्टर को मिलने से पहले टीडीएस कट गया, इन्वेस्टर ने फिर टैक्स भी दे दिया, तो ये डबल टैक्स हो गया ना? टैक्स ये तो बेसिक नॉर्मल बात है, ये तो आपको पता होनी चाहिए फाइनल में आने के बाद में, कि जब आप रिटर्न भरोगे और आपका टीडीएस कट रखा है तो आप लेस करके भरोगे जो यस सर, ऑलरेडी यस कट सर, गया। यस। चलिए बेटा, अब अपन इसके क्वेश्चन कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट फंड का। सिक्योरिटाइज इनके क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, और आपको ज़्यादा इस पर टाइम भी नहीं लगाना है। छोटा सा चैप्टर है, छोटे छोटे 10-15 मिनट में जब आप आगे अब इसको रिवाइज करोगे तो दोनों सेम ही है, बस दोनों का पहला पार्ट चेंज है, और बाकी तो दोनों का दोनों पूरा का पूरा सेम ही है लगभग। आओ अपने मॉड्यूल में इसके क्वेश्चन देखते हैं, अगर कुछ है तो। शायद एक क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट फंड का, वो देखते हैं।
हम्म। ये देखिए, ये हमारे पास में एक क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट फंड का। कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट फंड फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। तीन अलग अलग फंड्स की हमें डिटेल दे रखी है, पहले अपन डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं इनके ऊपर। बिजनेस इनकम है इन्वेस्टमेंट फंड की नील, कैपिटल गेन है 20 लाख, अदर सोर्स है 5 लाख। फर्दर इट हैज बीन गिवन दैट देयर आर 20 यूनिट होल्डर्स, ईच होल्डिंग 1 यूनिट, हर एक के पास में 1 यूनिट है। यू आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू कंप्यूट इनकम ऑफ यूनिट होल्डर, और हमें हर एक यूनिट होल्डर की भी इनकम निकालनी। दैट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फंड इज ओनली इनकम ऑफ यूनिट होल्डर। ठीक है, यूनिट होल्डर्स और बाकी कोई इनकम नहीं कमाते, यही कमाते हैं। तो फंड की भी निकालनी है और यूनिट होल्डर की भी निकालनी है। प्रोविजन अगर याद करें हम, इन्वेस्टमेंट फंड की पीजीबीपी की इनकम टैक्सेबल होती है, बाकी सब एग्जम्प्ट होती है। तो अगर हम पहले केस में इन्वेस्टमेंट फंड की इनकम बताएं तो कितनी आएगी बताओ बेटा। इस इन्वेस्टमेंट फंड की टैक्सेबल इनकम कितनी आएगी? सर इसकी पीजीबीपी की इनकम ही टैक्सेबल होती, वो तो जीरो है, और बाकी एग्जम्प्ट होती है, तो इसका टैक्सेबल इनकम नील आएगी, जीरो आएगी। फिर बात आती है हमको यूनिट होल्डर की निकालनी है। 20 यूनिट होल्डर है, हमको तो एक की निकालनी होगी, 20 की निकालेंगे तो पूरा ही ये आ जाएगा। यूनिट होल्डर के हैंड्स में नेचर प्रोपोर्शन वही सेम रहता है, तो कोई इशू ही नहीं है। कैपिटल गेन 20 लाख डिवाइड बाय 20 कर दो, एक यूनिट होल्डर को मिलेंगे 1 लाख रुपए की कैपिटल गेन, और अदर सोर्स 5 लाख डिवाइड बाय 20 कर दो, तो ये कितने मिलेंगे? 25,000 रुपये। ये फर्स्ट केस की इनकम आ जाएगी। तो देखो फंड की इनकम तो बेटा नील आ गई, और इधर देखेंगे अपन तो हमारी यूनिट होल्डर्स की इनकम या। सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं बेटा। सेकंड केस में बताओ इन्वेस्टमेंट फंड को कितने पर टैक्स देना हो? इन्वेस्टमेंट फंड की इनकम कितनी है? इन्वेस्टमेंट फंड को ओनली पीजीबी पर देना पड़ता है सर, तो इन्वेस्टमेंट फंड की इनकम 5 लाख, मेंबर्स की निकाल दो बेटा। 15 लाख डिवाइड बाय 20 और 3 लाख डिवाइड बाय 20, 75,000 एंड 15,000। तो इधर देखते हैं बेटा, आइए 5 लाख रुपए ये आ गई इन्वेस्टमेंट फंड की इनकम, और 75 और 15 ये आ गई 90,000। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, पीजीबीपी हेड में लॉस हो गया इसको। इन्वेस्टमेंट फंड को पीजीबीपी हेड में लॉस हो गया, कितनी इनकम आएगी भाई? कितनी इनकम आएगी इन्वेस्टमेंट फंड की? कुछ नहीं आएगी, जीरो। इनकम तो सर जीरो है, 2 लाख का लॉस हो रहा है, वो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। ठीक है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। क्या पीजीबीपी का लॉस यूनिट होल्डर को ट्रांसफर कर सकता है? यूनिट होल्डर को दिया जा सकता है पीजीबीपी का लॉस? क्या इन्वेस्टमेंट फंड यूनिट होल्डर को दे सकता है कि तुम ले लो मेरा पीजीबीपी का लॉस? यस और नो? पीजीबीपी का लॉस नहीं दिया जा सकता। पीजीबीपी का लॉस कौन सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर सकता है? ओनली एंड ओनली, ओनली एंड ओनली आपका इन्वेस्टमेंट। बाकी की जो इनकम्स और लॉसेज है वो किसके? यूनिट होल्डर के। 5 लाख का कैपिटल गेन का लॉस है बेटा, और 10 लाख का अदर सोर्सेज की इनकम है। ये दोनों के दोनों किसके दिए, किसको दिए जाएंगे? अब एक सवाल आता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा। एक सवाल ये आता है कि सर ये जो लॉसेस दिए जाएंगे या जो ये इनकम्स दी जाएगी यूनिट होल्डर को, ये इन्वेस्टमेंट फंड पहले खुद सेट ऑफ करके खत्म करके जो बचेगा वो देगा, या एज इट इज पूरा का पूरा ही दे देगा? ध्यान से सुनिए मेरा सवाल।
एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इन्वेस्टमेंट फंड सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड पहले करके जो नेट आएगा वो दे देगा या एज इट इज ही दे देगा? तो जवाब सुनो बेटा, एज इट इज नहीं देगा। जो नेट बचेगा ना वो देगा। ध्यान रखना, जो नेट बचेगा ना वो देगा। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा मेरा। एक बार है ना, यूनिट होल्डर को इग्नोर कर दो, नॉर्मल बात करते हैं। एक असेसी है जिसके पास 2 लाख का बिजनेस लॉस है, कैपिटल गेन का 5 लाख का लॉस है। कैपिटल गेन का प्रोविजन अगर आपको याद हो सेट ऑफ के अंदर, तो ध्यान रखना सेट ऑफ में क्या था, लॉन्ग टर्म ओनली लॉन्ग टर्म गेन के साथ सेट ऑफ होता है, शॉर्ट टर्म का लॉस लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों के साथ हो जाए। अच्छा, आपके जो कंपनी का असेसमेंट है उसमें सेट ऑफ के भी काफी सारे 3-4 क्वेश्चन है, तो वो आप कर लेना। 3-4 क्वेश्चन है सेट ऑफ के, सेट ऑफ वाले चैप्टर्स के जो अपन ने किया था। उसमें क्लोजली हेल्ड कंपनी वाले का क्वेश्चन है, वो 51% शेयर होल्डिंग सेम होनी चाहिए। तो एक बार चेक करके आप उसको जरूर से कर लेना। और एक हमारे पास में अदर सोर्सेज की इनकम है। ये सिचुएशन है हमारे सामने। अब सवाल ये आता है कि क्या ये एज इट इज दे देगा? एज इट इज के भैया पकड़ो, नहीं बेटा। अभी एक एज इट इज दे देगा तो आप सोच के देखना, एक मैं आपको लॉजिक बताने जा रहा हूं, आपको बात वहां से क्लियर होगी। अगर सर एक बात बताओ, हमने क्या पढ़ा है कि इन्वेस्टमेंट फंड का लॉस इन्वेस्टमेंट फंड सेट ऑफ कर सकता है बिजनेस का। अगर सर बाकी इनकम एज इट इज ही देनी है तो लॉस सेट ऑफ तो कभी हो ही नहीं पाएगा ना। आप सोच के देखो, लॉस इन्वेस्टमेंट फंड का तो सेट ऑफ ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाकी इनकम्स तो वो इन्वेस्टमेंट फंड को दे देता है एज इट इज। ऑलवेज कैरी फॉरवर्ड करते रहो, फिर अगले साल हो तो वहां कर लेना। ये तो यही बात होगी। तो ध्यान रखे एक बात को, एक कंफ्यूजन जो आप लोगों के माइंड में रहता है कि एज इट इज नहीं देता, जो नेट बचता है ना वो देता है। मतलब ये सर कि ये जो 2 लाख का बिजनेस लॉस है, बिजनेस का लॉस किसी के भी साथ सेट ऑफ हो जाता है एक्सेप्ट सैलरी। क्या हम अदर सोर्स के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं? जवाब है यस बेटा, कर सकते हो। तो अदर सोर्स की इनकम कितनी बचेगी? 8 लाख बचेगी। ये दी जाएगी यूनिट होल्डर, ये दी जाएगी यूनिट होल्डर। बाकी जो 2 लाख का लॉस था वो पूरा का पूरा खत्म हो गया, तो यहां पर देखो इनकम क्या आएगी, नील। और ये 5 लाख का कैपिटल गेन एज इट इज यूनिट होल्डर को दे दिया जाएगा। क्या कैपिटल गेन का लॉस, बताओ बेटा, अदर सोर्स की बाकी इनकम के साथ सेट ऑफ हो जाएगा क्या, यस और नो? क्या जो कैपिटल गेन का लॉस पड़ा है वो सेट ऑफ हो जाएगा? नहीं सर, वो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये 8 लाख रुपीज यूनिट होल्डर को चले जाएंगे और ये 5 लाख का लॉस भी चला जाएगा। इनकम में कितना हिस्सा बनेगा एक यूनिट होल्डर का, बता दीजिए बेटा मुझे। 8 लाख कितने लोगों का है? 20 लोगों का है। तो एक जने का कितना बनेगा? 40,000 बनेगा इस सिचुएशन। तो 40,000 रुपए जो है एक यूनिट होल्डर के हिस्से में आ रहा है। और बाकी जो 5 लाख का कैपिटल गेन का लॉस है, इस लॉस में भी हिस्सा अगर अपन निकाल के दे तो कितना आएगा? 25,000 का लॉस एक एक यूनिट होल्डर को दे दिया जाएगा, जो वो क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगले साल के लिए। अगर अगले साल कैपिटल गेन की इनकम हो गई तो उसके साथ में वो क्या करा लेंगे, सेट ऑफ करवा लेंगे। बताइए बेटा ये बात क्लियर है कि नहीं, यस और नो? ये था अपना क्वेश्चन। 8 मार्क्स के अंदर आ सकता है, 8 मार्क्स के, बिल्कुल सिंपल सा था, कुछ भी नहीं है ऐसा, बिल्कुल ही सिंपल है। और यस। सर मतलब जब भी बिजनेस लॉस होगा तो वो सेट ऑफ हो सकता है तो उसको सेट ऑफ कर देंगे पहले। बिल्कुल, और जो बचेगा वो यूनिट होल्डर को दे देंगे। अब इसी में आगे क्या पूछा गया देखिए बेटा, इन केस ऑफ केस सी, थर्ड वाले केस के अंदर, इफ फंड सी हैज अर्न, यस बेटा, वो 2 लाख रुपए नेट हो गया, खत्म हो गया, वो यूज हो गया। अगर बच जाता तो फिर वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता। फंड सी अर्न फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 कंप्यूट इनकम। अब क्या बोल रहा है, अगले साल की बात बोल रहा है। फंड सी की अगले साल का डेटा दे दिया हमको, ध्यान से समझना। असेसमेंट ईयर 22-23 निकालने को बोल रहा है। बिजनेस की इनकम 2 लाख, कैपिटल गेन 8 लाख का कमाया, अदर सोर्स 9 लाख का कमाया। तो पहली बात तो इन्वेस्टमेंट फंड कितने पे टैक्स देगा बताना बेटा मुझे,
इन्वेस्टमेंट फंड कितने पर टैक्स देगा? 2 लाख पे। ओनली पीजीबीपी इनकम पर टैक्स देता है तो 2 लाख रुपीस पर इन्वेस्टमेंट फंड टैक्स देता है। बाकी की इनकम बांट देते हैं अपन यूनिट होल्डर में। अब यूनिट होल्डर के लिए आप क्या कर सकते हो? देखो, दो तरीके हैं इनकम निकालने के, मैं आपको दोनों बता देता हूं। पहले तो अपन है ना दोनों को बांट देते हैं नॉर्मल एक बार। ये 8 लाख को बांटो 20 लोगों में, कितना आ रहा है देखो एक जने का। और 9 लाख को बांटो 20 लोगों में, देखो कितना आ रहा है। तो अगर हम 8 लाख को बांटेंगे तो 40,000 आ रहा है। लेकिन आपको पता है बेटा, फंड सी के अंदर 25,000 रुपए का कैपिटल लॉस पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड करके लाए हम। तो वो इसके साथ क्या सेट ऑफ करवा दे? बिल्कुल सर करवा दो, कैपिटल गेन का है तो वो तो हो ही जाएगा। तो नेट इनकम कैपिटल गेन हेड की कितनी आएगी? 15,000 एक जने की। और इधर ये अदर सोर्स का तो कोई लॉस है ही नहीं हमारे पास, पिछले साल इनकम थी। तो अदर सोर्स का कितना आएगा? 45,000। तो 45 प्लस 15 यूनिट होल्डर की इनकम आएगी 60,000। तो 2 लाख इसकी और 60,000 इसकी। दूसरा तरीका क्या होता? पूरे 8 लाख में से 5 लाख लेस कर दो, बचा 3 लाख, डिवाइड बाय 20 कर दो, तो भी कितना आता? 15,000। बताइए बेटा, ये बात क्लियर है कि नहीं? यस और नो? ये टॉपिक हो गया, चैप्टर हो गया। सर ये एक बार लास्ट वाला बता दो, तो आपने सेट ऑफ वाला बता दो। सेट ऑफ वाला कौन सा? ये सर ये -25,000 वाला कैसे? ये 40,000 की आपकी इनकम आ रही है एक जने की। 25,000 का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड करके लाए हो, क्वेश्चन फंड सी के लिए बनाया गया। तो यूनिट होल्डर के पास पिछले साल का 25,000 का लॉस कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है, तो वो सेट ऑफ हो गया। इसके लिए आपका पहला सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड पड़ा हुआ होना चाहिए कि कैपिटल गेन का लॉस है वो कैपिटल गेन की इनकम के साथ में सेट ऑफ हो जाता है। हमने सेट ऑफ के अंदर पढ़ा था, तो 25,000 का लॉस था वो हमने सेट ऑफ करा दिया, तो 15,000 की इनकम बच गई। ओके सर। चलिए बेटा, तो इस क्लास में तो करते हैं इतना ही, और यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है ये एंड हो चुका है। यस बेटा, कैपिटल गेन का लॉस ओनली कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ